हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में निरीक्षण विधि के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग प्रयोगात्मक विधि यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए कि यह विधि जो है यह पूर्ण रूप से एक वैज्ञानिक विधि है। इसमें बालकों की प्रेरणा, परिपक्वता, उनके अधिगम, उनका अनुबंधन, विभेदीकरण तथा जो संवेगात्मक अनुक्रियाएं होती हैं, इससे संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, इसका अध्ययन इस विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि जो प्रयोगात्मक विधि है इसके चरण क्या क्या हैं। ठीक है, स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो सबसे पहले समस्या, ठीक है, प्रॉब्लम। तो देखिए, किसी भी प्रयोग को करने से पहले ये आवश्यक है कि कोई समस्या हो। ठीक है ना, जब कोई समस्या होगा तभी तो उसका समाधान ढूंढेंगे ना। तो सबसे पहले आवश्यक है कि कोई ना कोई समस्या हो। तो समस्या तो समाधान के लिए एक प्रस्तावित प्रश्न है। ठीक है, टाउनसेंड ने कहा है, टाउनसेंड के अनुसार जो समस्या होती है वो समाधान के लिए एक प्रस्तावित प्रश्न है। ठीक है, दूसरा है संबंधित साहित्य का अध्ययन और उपकल्पना निर्माण, यानी कि समस्या को चुनने और उसके कथन के बाद प्रयोगकर्ता, यानी कि जो प्रयोग करता है जिस समस्या को चुनता है उस समस्या से संबंधित साहित्य का अध्ययन करता है। ठीक है, साहित्य अध्ययन के द्वारा जो प्रयोग करता है वह यह जानने का प्रयास करता है कि अब तक समस्या पर कितने व्यक्तियों ने और क्या क्या प्रयोगात्मक अध्ययन किए हैं। ठीक है, और उन्हें क्या और कितने विश्वसनीय प्रमाण जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यानी कि कितने लोगों ने जो प्रयोग करता है, ठीक है, उसने जो समस्या को चुना है वो अब ये जानेगा कि इस समस्या पर कितने व्यक्तियों ने इससे पहले, ठीक है, कितने व्यक्तियों ने प्रयोगात्मक अध्ययन का यूज़ किया है। ठीक है, और उससे क्या उसके जो रिज़ल्ट है, ठीक है, वो क्या रिज़ल्ट मिला है, कितना विश्वसनीय रिज़ल्ट प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रयोज्य, यानी कि सब्जेक्ट। ठीक है, उपकल्पना निर्धारण के बाद प्रयोज्यों का चयन किया जाता है। ठीक है, प्रयोज्य से क्या अभिप्राय है? तो प्रयोज्य से अभिप्राय उन लोगों से है जिन पर प्रयोग किया जाना है। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट। ठीक है, एक प्रयोग में इनकी संख्या एक भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है। ठीक है, प्रायः क्या होता है, एक से अधिक ही होती है। ठीक है, ये सब जो है एक्सपेरिमेंटल मेथड के स्टेप्स हैं। ठीक है, प्रयोगात्मक विधि के ये स्टेप्स हैं। उसके बाद आता है उपकरण तथा सामग्री। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि जो अध्ययन करता है वह प्रयोग में जिन उपकरणों का उपयोग करता है उनका संक्षेप में विवरण देता है। ठीक है, यदि प्रयोग के लिए वह किसी नए उपकरण का इस्तेमाल करता है या नए उपकरण को विकसित करता है तो वह उसका विस्तृत विवरण देगा। यानी कि जो पहले से जो उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं अगर उनका इस्तेमाल कर रहा है तो उसका विवरण उसको संक्षिप्त रूप में देना होगा। लेकिन यदि वो कोई नया उपकरण विकसित करता है, नए उपकरण का इस्तेमाल करता है, ठीक है, अगर किसी नए उपकरण को विकसित करता है तो वह उसका विस्तृत विवरण देगा। ठीक है, चलिए आगे है नियंत्रण। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नियंत्रण। ठीक है, अब इसमें देखिए समस्या से संबंधित साहित्य का अध्ययन करके तथा विशेषज्ञों की राह और अपने अनुभव के आधार पर अब वह निश्चय करता है कि समस्या को कौन कौन से कारक अथवा चर प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, प्रभावित कर रहे हैं और समस्या को प्रभावित करने वाले कारक कई क्षेत्रों से संबंधित हो सकते हैं। ठीक है, समस्या को प्रभावित कर रहे हैं जो कारक हैं वो कई क्षेत्रों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे कि प्रयोज्यों से संबंधित कारक। ठीक है, यानी कि जो सब्जेक्ट है यानी जिसके ऊपर आप अध्ययन कर रहे हैं उससे भी संबंधित कारक हो सकता है, वातावरण से संबंधित कारक हो सकता है और उपकरण से संबंधित कारक हो सकता है इत्यादि। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है निर्देशन तथा विधि। ठीक है, निर्देश तथा विधि। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाता है? तो देखिए इसमें नियंत्रण को निश्चित कर लेने के बाद जो प्रयोगकर्ता होता है वो प्रयोज्यों अथवा प्रयोज्य के लिए, यानी कि अगर एक
सब्जेक्ट है तो उसके लिए प्रयोज्य का यूज होगा, और अगर बहुत सारे लोग पर आप ये कर रहे हैं इस विधि का यूज़ कर रहे हैं तो प्रयोज्यो। ठीक है, तो प्रयोज्यो अथवा प्रयोज्य के लिए निर्देश निश्चित करता है कि प्रयोज्य के प्रयोग से संबंधित कार्य लेने के लिए क्या क्या निर्देश देने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है परिणाम। ठीक है, रिजल्ट। अब देखिए इसमें क्या होता है, परिणाम। ठीक है, पूर्व निश्चित प्रयोग के अनुसार आंकड़ों का संग्रह करने के बाद आंकड़ों का वर्गीकरण करके एक सूची बनाने का कार्य करते हैं, और फिर प्रयोग अभिकल्प के अनुसार, यानी कि प्रयोग डिज़ाइन के अनुसार, जो प्रयोग का डिज़ाइन है उसके अनुसार उच्च सांख्यिकीय विधियों का, ठीक है, जो होता है स्टैटिस्टिक्स होता है, उन सांख्यिकीय विधियों द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं और सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर परिणाम को ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, उसमें निकालते हैं ना, सांख्यिकीय विश्लेषण में एवरेज निकालते हैं, है ना, तो वो सब के द्वारा निकाला जाता है। जो भी परिणाम निकलते हैं उसके द्वारा जो रिजल्ट होता है उसे बताया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है व्याख्या तथा सामान्यीकरण। ठीक, व्याख्या तथा सामान्यीकरण। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें आंकड़ों के आधार पर जो प्राप्त परिणाम है उनकी व्याख्या करने से पूर्व सर्वप्रथम प्राप्त परिणामों के आधार पर परिकल्पना की, यानी कि जो डिज़ाइन है उसकी जांच करते हैं। ठीक है, और निष्कर्ष निकाल लेते हैं। फिर अपने निष्कर्षों की व्याख्या विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर करते हैं, यानी कि जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं, ठीक है, पहले उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है, और फिर उस निष्कर्ष को अपनी व्याख्या को विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर उसे व्याख्या करते हैं। वो जो निष्कर्ष निकलता है, ठीक है, उसकी जो व्याख्या है वो विभिन्न सिद्धांतों के अनुरूप किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए नेक्स्ट हम आता है प्रयोगात्मक विधि की उपयोगिता। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड की क्या इम्पोर्टेंस है, अब यहाँ हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें उपयोगिता है इसकी, वो है कार्य और कारण संबंधों। ठीक है, कार्य और कारण संबंधों का अध्ययन इस विधि द्वारा जितनी शुद्धता से किया जाता है उतना दूसरी विधि द्वारा नहीं किया जा सकता। इसका मतलब समझिए कि हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ठीक है, इसीलिए कार्य कारण संबंध। ठीक है, कोई भी जो कार्य होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हर कारण, जो भी कोई कुछ भी कारण होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कार्य होता है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे से को रिलेटेड है। ठीक है, ये दोनों संबंधित है। ठीक है, तो कार्य और कारण संबंधों का अध्ययन जो है इस विधि द्वारा जितनी शुद्धता से किया जाता है उतना दूसरी विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि यह विधि जो है ये अन्य विधियों की अपेक्षा अधिक शुद्ध है और संक्षिप्त है, क्योंकि इसमें एक व्यवहार को प्रभावित करने वाले अनेक कारकों को नियंत्रित कर कार्य और कारण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि देखिए यह विधि जो है परिकल्पना के परीक्षण की श्रेष्ठ विधि है। ठीक है, और अन्य विधियों की अपेक्षा यह सर्वाधिक वैज्ञानिक विधि है। ठीक है, और इस विधि द्वारा अध्ययन के आधार पर प्राप्त जो परिणाम होते हैं वो क्या होते हैं, वैध होते हैं, विश्वसनीय होते हैं और सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारा जो प्रयोगात्मक विधि। ठीक है, ये प्रयोगात्मक विधि जो है वो क्या है, प्रयोगात्मक विधि किसे कहते हैं, प्रयोगात्मक विधि के जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं, और प्रयोगात्मक विधि की विशेषता, उपयोगिता, विशेषता भी कहिए, उपयोगिता उसकी क्या है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। तो ये हमारा हो गया प्रयोगात्मक विधि। ठीक है, और ये सब हम जो है ये जो भी है प्रयोगात्मक विधि, निरीक्षण विधि, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब बाल विकास की अध्ययन विधियां हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में समकालीन और दीर्घकालीन अध्ययन प्रणालियां जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग मेरे इस वीडियो को देखिए,
वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भी चैट कर सकते हैं। आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पेज पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।